सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करें। आज एक नए सूचना के साथ हम उपस्थित हुए हैं कि हमारे यहाँ इस संस्था द्वारा टीजीटी पीजीटी की भी बैच लॉन्च की जा रही है। इसके साथ साथ आपको विभिन्न कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। इसी के क्रम में टीजीटी पीजीटी के भी कोर्सेस लॉन्च किए जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा और इस जो आपके पास विभिन्न डेमो क्लासेस भी जाएंगी उसे भी देखिएगा और संस्था द्वारा जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो इसी के क्रम में हम आज डिस्कशन करेंगे सिलेबस पर, टीजीटी सिलेबस पर। तो हमारी संस्था जो है वो टीजीटी बैच लॉन्च कर रही है। आपके भविष्य में जो आने वाला टीजीटी है उसके लिए हम विभिन्न कोर्सेस के साथ उतर रहे हैं और उसी के क्रम में हम अपने सब्जेक्ट के साथ भी उतर रहे हैं। हम किस सब्जेक्ट से साथ उतर रहे हैं? सामाजिक विज्ञान विषय के साथ उतर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में हमारे साथ सहयोगी सुनील सर हैं, वो भी हैं, और संस्कृत के पंकज सर हैं। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी चल रही है। तो अर्थात लगभग सभी सब्जेक्टों के साथ हम आ रहे हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार आप आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये हमारे टीजीटी की टीम है जिसमें आप सम्मिलित है। सुनील सर हैं, ये मैथमेटिक्स वाले सर हैं, ये हिंदी के पंकज सर हमारे बहुत फेवरेट हैं, डॉक्टर पंकज जी। तो इसी के क्रम में टीजीटी पीजीटी लॉन्च हो रही है, इसमें भी आप भागीदार हो सकते हैं। इसके साथ साथ है टीजीटी पीजीटी के लिए इंक्वायरी संबंधी जानकारी आपको चाहिए तो ये विभिन्न नंबर दिए गए हैं, जिसमें से 829933003391 ये है और दो और इंक्वायरी नंबर हैं 630696770330 और 6306919521। ये विभिन्न नंबर हैं जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, इंक्वायरी संबंधी जानकारियां ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। हमारी जो फीस निर्धारित की गई है टीजीटी की वो 2499 रुपए निर्धारित की गई है, बहुत अल्प फीस के साथ। तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए और साथ इसी के साथ ही सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस पर। हम आपको इस वीडियो में सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सिलेबस सिलेबस किस प्रकार का है और जो सामाजिक विज्ञान में जो विषय हैं उससे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो उस पर भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करें और इसी के क्रम में हम डिस्कशन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान टीजीटी एसएसटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसी सिलेबस पे और किताबों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इतिहास, पहले हम इतिहास के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम होगा कि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं। कौन कौन से 4 विषय होते हैं? यहां मैं लिख देता हूं। जो एसएसटी में 4 विषय होते हैं, एसएसटी के 4 विषय कौन कौन से हैं? एक आपके सामने लिखा है, एक इतिहास है, इतिहास है। दूसरा है अर्थशास्त्र है। तीसरा है नागरिक शास्त्र। इसी को हम कहते हैं राजनीति शास्त्र। और चौथा है भूगोल। इन 4 विषयों में से बीए में 2 विषय का होना जरूरी है। 4 में से 2 चाहे जो विषय हों। यदि 2 विषय हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। आपकी योग्यता जो टीजीटी के है सामाजिक विज्ञान की, इन 4 विषयों में से 2 विषयों का होना अति आवश्यक है। इसकी योग्यता निर्धारित की गई है एसएसटी की। 3-4 विषयों में से बीए में किन्हीं 2 वर्ष आपका 2 विषय होना चाहिए। तो बीए में आपका ये 2 विषय होने चाहिए। 4 में से कोई भी 2 रहेगा चलेगा। ठीक है, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं। आपकी योग्यता जो है एसएसटी की इन 4 विषयों में से बीए में 2 विषयों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के पर डिस्कशन करेंगे, सिलेबस पर। इतिहास के सिलेबस पर हम डिस्कशन करेंगे। इतिहास का सिलेबस जो है हमें पढ़ना क्या क्या है, तो मौखिक रूप से सुनिए कि इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है,
मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है और आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है। तो इतिहास में हम तीनों इतिहास को पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमें भारत के इतिहास को पढ़ना है। अब भारत के इतिहास में तीनों इतिहास आता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे सिलेबस में दिया गया है कि पूरा ऐतिहासिक संस्कृत, पूरा ऐतिहासिक संस्कृत या जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृत, इसी का नाम दिया जाता है। तो प्रागैतिहासिक संस्कृत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? केवल एक काल आता है, वह आता है पाषाण काल। तो उसी पाषाण काल की संस्कृति को हमें पढ़ना है। तो पाषाण काल में कौन कौन आता है? पहला पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है और नव पाषाण काल आता है, जिसे युग लिखा गया है। तो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, ये तीनों जो होते हैं वो पूरा ऐतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को हमें डिस्कशन करना है और इस संस्कृति की विशेषताएं भी हमें पढ़नी है। तो प्राचीन, इनकी प्रमुख विशेषताएं, किनकी प्रमुख विशेषताएं? अर्थात पूर्व पाषाण काल युगीन विशेषताएं, मध्य पाषाण की विशेषताएं और नव पाषाण काल की विशेषताएं हमें पढ़नी है। दूसरा चैप्टर है प्राचीन युग में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा जो काल होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता की भी विशेषताएं, हमें उसकी संस्कृतियों और विशेषताओं को पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये हमें पढ़ना है। तो दूसरा जो चैप्टर आता है सिंधु घाटी सभ्यता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। तो आद्य इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत केवल एक काल आता है, वह आता है पाषाण काल। और दूसरा जो होता है, दूसरा कौन सा है? जो आद्य ऐतिहासिक युग है, आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत दो काल आते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा होता है वैदिक काल। तो ये दोनों जो है आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। तीसरा वैदिक काल, ये भी कैसा है? ये वैदिक काल जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है, वैदिक काल। इसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो वैदिक काल कौन कौन से हैं? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये जो है वैदिक काल के अंतर्गत आता है। पूर्व वैदिक काल को ही क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल कहते हैं। तो ऐसे ही पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, अर्थात ये वैदिक काल की हम एक लाइन में कहें तो वैदिक कालीन संस्कृत। तो जो भी संस्कृत जहां लिखा रहे वैदिक कालीन संस्कृत, उसका मतलब क्या होगा कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन आता है ना। तो आर्थिक जीवन अर्थात ये तीनों वैदिक कालीन संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अर्थात वैदिक कालीन संस्कृत को भी हमें पढ़ना है। तो ऋग वैदिक कालीन संस्कृत को भी पढ़ना है, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत को भी पढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, इसके साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, ये सब कैसे हैं, ये सब हमें पढ़ने हैं। तो धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, भागवत धर्म पढ़ना है, शैव धर्म पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ मौर्य काल राजनीतिक इतिहास, मौर्य काल को पढ़ना है ना। मौर्य काल में समाज एवं उसकी संस्कृति को पढ़ना है, अर्थात मौर्यकालीन संस्कृति को भी हमें पढ़ना है। इसके बाद गुप्त वंश को पढ़ना है, गुप्त काल। इसके बाद गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास और समाज और संस्कृति को भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद चोल राजवंश हमें पढ़ना है, चोल वंश का प्रशासन पढ़ना है। ये सब कैसे हैं? प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम साधारण जो किताब में जैसे लिखा होता है उसी के क्रम में बताएं तो पहला हमें पाषाण काल पढ़ना है, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, उसकी संस्कृति को पढ़नी है, उसकी विशेषताओं को पढ़नी है। इसके बाद वैदिक काल पढ़ना है। वैदिक काल दो प्रकार का होता है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक कालीन संस्कृति पढ़नी है, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति पढ़नी है।
जहां संस्कृति आए इसका मतलब सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, चारों को पढ़ना है। तो ऋग वैदिक काल का धार्मिक अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को पढ़ना है। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का भी पढ़ना है। इसके साथ धार्मिक आंदोलन पढ़ने हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। जैसे सिलेबस में लिखा है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है। तो मौर्य काल में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसके साथ साथ बिंदुसार हैं, अशोक हैं, अशोक के उत्तराधिकारियों की चर्चा पढ़नी है, इनका राजनीतिक जीवन और इनकी समाज और संस्कृति भी पढ़नी है, किसके? मौर्य काल की। ठीक है। इसके साथ साथ मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी पढ़ना है, गुप्त वंश को। तो गुप्त वंश में जितने प्रमुख शासक हैं, गुप्त संस्कृति को भी हमें पढ़ना है, अर्थात राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को, अर्थात गुप्तकालीन संस्कृति को भी हमें पढ़ना है। इसी प्रकार चोल वंश को पढ़ना है। चोल प्रशासन बहुत फेमस होता है, यहां से टीजीटी में देखा जाए तो 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी के बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहां तक का जो सिलेबस है वो प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस है। यहां तक का सिलेबस कैसा है? प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस है। अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में किसकी किताब पढ़नी है, और प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी डिस्कशन करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास का भी डिस्कशन करेंगे। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन, अर्थात इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ, इस पर भी हम पढ़ेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवनी को भी पढ़ेंगे, और इस्लाम धर्म का भारत में कैसे आगमन हुआ इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि पहले अरब आए तो किस प्रकार भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इन पर हम प्रारंभिक इस्लाम धर्म के अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से 5 वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, इन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है मध्यकाल का चैप्टर कौन सा है? इस भारत में इस्लाम का आगमन, प्रभाव और आक्रमण और प्रभाव, अर्थात हम देखेंगे तो अरबों का आक्रमण, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण, उसका प्रभाव क्या पड़ा, इस पर भी हम डिस्कशन आपसे करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान भी हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, और गुलाम वंश का भी संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इल्तुतमिश का मूल्यांकन पढ़ेंगे, ये गुलाम वंश से संबंधित है। बलबन की जीवन चरित्र की उपलब्धियों को पढ़ेंगे। तो अर्थात हमें जो गुलाम वंश है उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों को पढ़ना है, इसके साथ बलबन की उपलब्धियों को पढ़ना है। ठीक है। दूसरा जो है खिलजी वंश है। खिलजी वंश में कौन सा आता है? अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां हमें पढ़नी है। वैसे आपको जलालुद्दीन खिलजी जो था इसका संस्थापक था। इस वंश का अंतिम जो था शासक था मुबारक खिलजी, अर्थात खिलजी वंश को पढ़ना है। आपके सिलेबस में तो केवल एक चैप्टर दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि सिलेबस ही सीमित नहीं हो जाता, सिलेबस के आगे भी पूछा जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार टीजीटी में कितने टफ क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर आप पढ़िए। जैसा क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया था उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको आना, उसी प्रकार की प्रिपरेशन आपको करनी है कि कितना भी कठिन क्वेश्चन बनाया जाए लेकिन आपका चयन सुनिश्चित हो जाए। यही हमें लक्ष्य लेकर चलना है, और उसी लक्ष्य को हमें ध्यान में रखकर हमें अपना टारगेट भी चूज करना है। तो खिलजी, इसके बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है ना। तो अर्थात तुगलक वंश के प्रमुख शासकों में कौन कौन नाम आता है? किसका किसका नाम आता है? गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का संस्थापक था।
इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके बाद फिरोज तुगलक। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसी तुगलक वंश के अंतिम शासक, तुगलक वंश के अंत शासन के अंत में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसको भी हमें पढ़ना है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई उसको भी पढ़ना है। तो तैमूर का आक्रमण और बहमनी साम्राज्य की स्थापना, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश, ये सब कैसे हैं? गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश हैं सैयद वंश और लोदी वंश। यह भी हमारे सिलेबस में होना चाहिए। गुलाम वंश में बाबर को पढ़ना है। मुगल वंश में लोधी वंश के बाद किसकी स्थापना हो जाती है? मुगल वंश की भारत में स्थापना हो जाती है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर का ही पुत्र जो था हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। और शाहजहां का पुत्र जो था औरंगजेब था। औरंगजेब तक मुगल वंश माना जाता है। तो ये इसके साथ साथ जो उत्तर मुगल के शासक हैं उनको हम जो पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तर मुगल के शासकों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ना। तो मुगल वंश में हमारे सिलेबस में केवल और केवल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब यहीं तक दिया गया है। इसको हमें डिस्कशन करना है। इसके साथ छत्रपति शिवाजी को पढ़ना है। छत्रपति शिवाजी का चरित्र, उपलब्धियां, ये सब किसके पढ़नी है? अर्थात टीजीटी के सिलेबस में आपका दिया गया है। इसके साथ साथ शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उनको भी हमें पढ़ना है। इतना ही सिलेबस में हमें सीमित नहीं रहना है, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? 1858 से 1950 तक पढ़ने हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण, अर्थात 1857 की क्रांति का कारण क्या था, उसका स्वरूप क्या था, उस क्रांति का परिणाम क्या निकला, यह भी हमें पढ़ना है। अर्थात 1857 का कारण, उसका स्वरूप कैसा था और उसके परिणाम क्या थे, इस पर भी हमें डिस्कशन करना है। इसके साथ साथ 19वीं शताब्दी में भारत में जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसको भी हमें क्या करना है? इसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान हमें पढ़ना है। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन पूरा पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना, नरम युग, गरम युग, गांधी युग, हमें सबको पढ़ना है। केवल आपके सिलेबस में जितना दिया गया है इतने से ही आप सीमित न रहें, बल्कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपका सिलेबस तो बहुत छोटा दिया गया है, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन कह दिया गया, तो राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पार्ट, यहाँ गांधी का योगदान ही नहीं कि आप जीवन परिचय पढ़ के और कह दीजिए कि हम सिलेबस को कवर कर लिए। तो सिलेबस बहुत लंबा होता है टीजीटी का, उसमें पढ़ने में आपको कम से कम 6 महीने का समय लगता है। अगर एक सब्जेक्ट की बात की जाए तो कम से कम कितना भी जल्दी किया जाए तो 6 महीने से कम अगर रेगुलर रहेंगे आप तब 6 महीने में खत्म होगा। ब्रॉड सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति और विभाजन के बाद भारत, उसके बाद कहां तक? अर्थात सन 1950 तक कि स्वतंत्रता की प्राप्ति और भारत का विभाजन के बाद की स्थिति ना। भारत जब स्वतंत्र हुआ, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, वहां तक की स्थिति, अर्थात 1950 तक का आपसे पूछा जाए तो ये रहा टीजीटी का सिलेबस। तो टीजीटी में हम अगर कॉमन रूप से देखें तो क्या क्या देखते हैं? कॉमन रूप से हम देखें इतिहास में, अब यहां मैं कुछ अब लिख देता हूं, जितना लिख रहे हैं इतना आप जरूर इनका अध्ययन जरूर कीजिए। इतिहास में देखते हैं तो कौन कौन सा हम देखते हैं? इतिहास में देखते हैं तो पहला जो हम देखते हैं ये प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, ना। दूसरा मध्यकालीन
भारत का इतिहास। और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको किसकी पुस्तक लेनी है, पुस्तकों की चर्चा कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। पुस्तक आपको किसकी लेनी है, तो प्राचीन भारत की किताब अगर लेना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड लेवल की किताब खरीदिए। जैसे बहुत सारी किताब आते हैं, झा श्री माली का आता है, बहुत सारी प्राचीन भारत की बहुत सारी किताबें हैं ना। लेकिन आपको जो पढ़ना है, अगर आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ते हैं, केसी श्रीवास्तव, केसी श्रीवास्तव को पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी किताब है ये। चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन हो, इस केसी श्रीवास्तव में सारी चीजें मिल जाती हैं। कितना भी टफ क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन इसमें अगर कायदे से 2-4 बार इस किताब को पढ़ेंगे, थोड़ी सी आकार में बड़ी है, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो इस किताब का मूल्यांकन अपने आप से ही कर लेंगे। अर्थात इस किताब से सारी चीजें मिल जाती हैं। तो केसी श्रीवास्तव आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो स्टैंडर्ड लेवल की किताब है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, केसी श्रीवास्तव। या तो इससे एक और टफ किताब है, ये सबसे बेहतरीन किताब है, सरल भाषा में लिखी गई है। इसके साथ झा श्री माली की किताब है, झा श्री माली की ना, ये भी किताब है झा श्री माली की, इसे भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ने में टफ होती है। यूजीसी नेट के हिसाब से तो बढ़िया किताब है, लेकिन झा श्री माली की किताब पढ़ेंगे तो टीजीटी लेवल का, इसमें जो बच्चा पढ़ेगा उसे थोड़े से शब्दों का समझ होना चाहिए। ये आप कम से कम 2-3 बार किताब पढ़ेंगे तब इसको समझ पाएंगे ना। तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक मार्केट में आई है सौरभ चौबे की किताब, सौरभ चौबे की किताब, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये भी अच्छी किताब है सौरभ चौबे की, ये स्टैंडर्ड लेवल की किताब है। इसके लिए और क्या कर सकते हैं एक यस के पांडे की किताब आई है, यस के पांडे, नहीं जाने दीजिए, बस इतना ही किताबें आप पढ़िए। आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ेंगे आपके लिए पर्याप्त होगा, ये सबसे स्टैंडर्ड किताब मानी जाती। दूसरा, मध्यकालीन भारत की इतिहास की चर्चा होती है, तो मध्यकाल में किसकी किताब पढ़ें आप, तो मध्यकाल में आप पढ़ें तो जैसे एक सतीश चंद की आती है, सतीश चंद की किताब आती है, ये आप पढ़ सकते हैं, सतीश चंद की किताब, इसे आप पढ़ सकते हैं। एक हरिश्चंद्र वर्मा की आती है, हरिश्चंद्र वर्मा की किताब आती है, वर्मा की किताब अच्छी किताब है। एक किताब आती है एलपी शर्मा की, एलपी शर्मा की किताब आती है, शर्मा। तो हमारे अंदाज से आप इन दोनों किताबों को चूज कर सकते हैं। एलपी शर्मा सरल भाषा में लिखी गई है, ज्यादा बेहतर है, एलपी शर्मा ले सकते हैं ना। अगर लेना चाहते हैं तो सामान्य सा अगर देखेंगे तो यस के पांडे के भी मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टैंडर्ड लेवल की किताब है, गाइड टाइप की है, जो लाइन टू लाइन उसमें आंसर आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसे दूर किया जा सकता है, उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, तो पढ़ते समय आप त्रुटियों को ध्यान रखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर होगा। आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा होती है तो आधुनिक भारत में हम किसको पढ़ सकते हैं, तो एक बीएल ग्रोवर को पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर की किताब को पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर को किताब को। विपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्र जिसे कहेंगे ना।
तो बीएल ग्रोवर और बिपिन चंद्र जो किताब आती है, ये आती है किसकी, देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है बिपिन चंद्र की। ठीक है, तो बीएल ग्रोवर में आप यूरोपियों के आगमन की का डिस्कशन कर सकते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन आपको बिपिन चंद्र को पढ़ना होगा। इसके साथ साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक आती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसकी, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास की राष्ट्रीय आंदोलन का स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम। तो आप प्राचीन भारत के इतिहास में केसी श्रीवास्तव को ले सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कि हरिश्चंद्र वर्मा या एलपी शर्मा को खरीद सकते हैं, या एसके पांडे की गाइड नुमा किताब आती है उसे ले सकते हैं, या इसके साथ साथ या में एक किताब और सौरभ चौबे की भी मध्यकालीन भारत का इतिहास बेहतरीन किताब है, उसे ले सकते हैं। सारी चीजें मिल जाएंगी। आधुनिक काल में किसको, बीएल ग्रोवर को, बिपिन चंद्र को, और इन दोनों किताबों को लेना होगा आपको। बीएल ग्रोवर को भी लेना होगा, बिपिन चंद्र को भी लेना होगा। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम अगर आपके पास रहेगा तो स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है, थोड़ी सी गुटका टाइप की किताब है, उपन्यास टाइप का, आप उसे पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपको आधुनिक, यह राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप चाहे जो लीजिए, इसके साथ साथ एक साल्व पेपर लेना होगा। साल्व पेपर किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, चाहे आप ले सकते हैं घटना चक्र, यूथ, या तो एसके पांडे ने भी निकाला है, सौरभ चौबे ने भी प्रैक्टिस सेट निकाला है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लेके आप इन किताबों को पढ़ने के साथ साथ आप सॉल्व पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। जब तक आप सॉल्व पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, आप बंदूक को चलाना चाहे जितनी बार सीखिए, लेकिन जब तक वैसे बंदूक को ऊपर से छुइए, देखिए, इधर उधर कीजिए, उठा के टहलिए, जब तक चलाना आप नहीं जानते तब तक उस बंदूक का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आपने बहुत सारा पढ़ लिया, एंशिएंट की पूरी किताबें पढ़नी, मध्यकालीन की पूरी किताबें पढ़नी, आधुनिक भारत की इतिहास किताबें पढ़नी, लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया तो उस निरर्थक है। इसीलिए आप पढ़िए, इसके साथ साथ सॉल्व कीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए। जो आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो 10 साल के जो पुराने क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए, और आगे के सिलेबस पे भी सॉल्व कीजिए। ये सब जो है आपको सॉल्व जब करेंगे तब आप जानेंगे कि अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप सॉल्व जरूर कीजिए, ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ तो ये सब किस पे रहा, ये सब बातें हमने किया किस पर, कि ये इतिहास पर डिस्कशन किया। इसी प्रकार राजनीति का भी अपना एक योगदान होता है। राजनीति के बारे में, राजनीति को जब हम टीजीटी में पढ़ते हैं तो राजनीति नहीं कहते बल्कि नागरिक शास्त्र कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो राजनीति शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है कि 3 किताबें इसमें भी पढ़नी है। टीजीटी में हमें केवल 3 किताबें पढ़नी है, 4 कहिए। एक तो पढ़नी है कि राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा पढ़नी है राजनीतिक विचारक, तीसरा तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की किताब, छोटा सा पार्ट हमें पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन। इसके साथ साथ भारतीय संविधान। ठीक है, तो यही 4 चीजें हमें पढ़नी है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या क्या पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिक दल, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, ये सब विचारधाराएं हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, स्वरूप, क्षेत्र, उपागम, पद्धतियां। दूसरा चैप्टर होता है कि राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य के निर्माणक तत्व क्या होते हैं।
तीसरा चैप्टर होता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। चौथा चैप्टर होता है कि संप्रभुता। इसके साथ साथ मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणा के अंतर्गत जैसे यहां सिलेबस में आपको दिया गया है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, विधि और दंड का सिद्धांत, नागरिकता, ये सब किसके अंतर्गत आती है? मूल अवधारणा के अंतर्गत आती है। विचारधारा में 3 तरह की विचारधाराएं हैं। एक उदारवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा, तीसरा फांसीवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत ही क्या आता है? व्यक्तिवाद आता है। व्यक्तिवाद माना उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप होता है उसी को कहा जाता है व्यक्तिवाद। तो उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप है उसी को कहा जाता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को हम पढ़ेंगे। इसके साथ जो समाजवाद के अंतर्गत, समाजवाद 2 प्रकार का होता है। एक क्रांतिकारी समाजवाद, दूसरा होता है विकासात्मक समाजवाद। तो क्रांतिकारी जो समाजवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद को ही हम क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है मार्क्सवाद ना। तो मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद। समाजवाद का मतलब समाजवाद 2 प्रकार का, एक क्रांतिकारी, दूसरा विकासात्मक। क्रांतिकारी समाजवाद को ही हम क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं। ठीक है। और इसी मार्क्सवाद में ही वैज्ञानिक समाजवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में किसका आता है? कार्ल मार्क्स का नाम आता है। ये विचारधाराएं हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक चिंतन की चर्चा की जाए, चिंतक की, तो किसको पढ़ना है? प्लेटो को पढ़ना है। राजनीतिक चिंतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और दूसरा होता है भारतीय राजनीतिक चिंतक। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में किसको पढ़ना है? प्लेटो को, अरस्तु को, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल और कार्ल मार्क्स। एक सब कैसे आते हैं? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में ये नाम आते हैं। दूसरा, भारतीय राजनीतिक चिंतकों में हमें किसको पढ़ना है? मनु को पढ़ना, कौटिल्य को पढ़ना है और गांधी को पढ़ना है। तो मनु, कौटिल्य और गांधी की चर्चा होती है। इसके साथ साथ शासन और राजनीति में भारतीय संदर्भ में संविधान, भारतीय दर्शन में हम क्या करते हैं? संदर्भ में संविधान, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, ये सब तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में हम पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं कि संसदात्मक सरकार क्या होता है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। सरकार के अंग, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ना। इसके साथ साथ निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार। राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, BR अम्बेडकर और राष्ट्रीय आंदोलन में इन सब का योगदान। तो हमें जो पढ़ना है इन सब को, ये राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, न कि हम विचारधारा में। विचारधारा में हमें केवल 3 लोगों को पढ़ना है, मनु, कौटिल्य और गांधी को। लेकिन बाकी के जो चर्चाएं हैं, जैसे गोखले की चर्चा है, बाल गंगाधर तिलक की चर्चा है, गांधी जी की चर्चा है, नेहरू की चर्चा है, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा है, जिन्ना की चर्चा है, अंबेडकर की चर्चा है, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, उस योगदान को देखते हुए इनकी चर्चा करनी है और भारतीय संविधान को पढ़ना है। ये रहा किसका? राजनीति विज्ञान का सिलेबस। राजनीति विज्ञान में हम क्या देखते हैं? राजनीति विज्ञान में हम ये देखेंगे कि इससे संबद्ध किताबें कौन कौन सी हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसके साथ मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संघ सरकार में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन। ये जिला प्रशासन जो है वो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन में, जिला अधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पंचायती राज, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारतीय प्रशासन, नौकरशाही, ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन माने
इसके साथ लोकपाल और लोकायुक्त इसी के अंतर्गत आएगा सब। और भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब किसको पढ़ना है? ये सब हमारा राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, जिसमें जो नीचे के सिलेबस है इसमें कुछ चीजें तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में हम देखेंगे, कुछ भारतीय संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें हमें किसके बारे में पढ़नी है? भारतीय संविधान और तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन और राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मैंने जो डिस्कशन किया आपसे, ये सारे डिस्कशन आपके जो हुए वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। जबकि राजनीति विज्ञान न कहें तो नागरिक शास्त्र कहें, राजनीति विज्ञान, या इसी को हम कहते हैं, जब हमें पढ़ना है तो इसे हम कहेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ती हैं। हमारे टीजीटी के सिलेबस में राजनीति विज्ञान नहीं है बल्कि नागरिक शास्त्र है। तो नागरिक शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति और भारतीय संविधान। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको राजनीतिक सिद्धांत की किताब लेनी हो, इसकी पुस्तक कौन सी लेनी है? अगर आप किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो किताब पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पुखराज जैन को ले सकते हैं, पुखराज जैन को ले सकते हैं, या ओपी गाबा को ले सकते हैं, गाबा को ले सकते हैं। पुखराज जैन या ओपी गाबा दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतकों में हम कर सकते हैं तो दो तरह के भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं। एक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, चिंतक, और दूसरे हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक। भारतीय राजनीतिक चिंतक, तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक लेना चाहते हैं तो ये भी पुखराज जैन को ले सकते हैं, पुखराज जैन को ले सकते हैं, या ओपी गाबा को ले सकते हैं, गाबा को ले सकते हैं। और भारतीय राजनीतिक चिंतक में लेना है तो बीएल फाड़िया को ले लीजिए, बीएल फाड़िया को ले सकते हैं। यह भी किस फाड़िया, यह साहित्य भवन पब्लिकेशन से ये भी है और पुखराज जैन भी, ठीक है, ये ले सकते हैं। एक गुहा की किताब आती है, गुहा की किताब आती है, ये आप तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन से ले सकते हैं। भारतीय संविधान में आप किसको? एम लक्ष्मीकांत को ले सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत को ले सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत को ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, अगर किताब खरीद सकते हैं तो एम लक्ष्मीकांत किताब खरीदेंगे तो बहुत बेहतरीन किताब है। इसके लिए भी आप कोई भी मॉडल पेपर ले सकते हैं, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना ही होगा। किताबों के साथ साथ मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर जो भी आपको मिल सके, सॉल्व पेपर, कोई भी पब्लिकेशन का आपको सॉल्व पेपर या मॉडल पेपर हो उसे खरीद के आपको सॉल्व करना ही करना होगा। अगर आप मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर नहीं सॉल्व कर पाते तो आपको बड़ी कठिनाई होगी। तो राजनीति विज्ञान में हमें इन 4 किताबों को पढ़ना है। पुखराज जैन को पढ़ सकते हैं, ओपी गाबा को पढ़ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीतिक विचारक में आप किसको किसको पढ़ सकते हैं? तो राजनीतिक विचारक में
पाश्चात्य राजनीतिक जो विचारक हैं उसमें पुखराज जैन या ओपी गावा को ले सकते हैं, और जो भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं BL फाड़िया अच्छी किताब है, उसे लेकर आप पढ़ लीजिए। गुहा की किताब आती है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन में, उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में सुभाष कश्यप हैं, DD बसु हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप DD बसु को पढ़ेंगे, बहुत टफ भाषा में लिखी गई है DD बसु। तो DD बसु को आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके समझने की क्षमता होनी चाहिए। आप M लक्ष्मीकांत लिखेंगे पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी किताब है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है, उसे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर और साल पेपर खरीदना हो, चाहे जिस पब्लिकेशन का हो, आप लेकर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जो कमियां हैं साल पेपर में, उत्तर गलत दिए गए हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसे आप सॉल्व करेंगे तो सारी समस्याएं आपकी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पढ़े रहेंगे तो कहां गलत है कहां सही है इसका आकलन कर सकते हैं आप जब पढ़ेंगे तो आप इन सब को, इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में मैंने डिस्कशन किया। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी की बात होती है, भूगोल की बात, तो वो आपको सुनील जी आपको बताएंगे। सुनील सर यहाँ पढ़ाते हैं, वो बताएंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में भी वही बताएंगे। तो ये सब सामाजिक विज्ञान के प्रमुख सिलेबस की चर्चा है। संस्था जो RBS क्लासेस है, मैंने आपको पहले ही बताया कि RBS क्लासेस इन बैच को लॉन्च की है TGT के, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छा योगदान अपना दे सकते हैं। मैंने आज सिलेबस पर डिस्कशन किया, इसके साथ साथ प्रमुख जो किताबें हैं उस पर भी डिस्कशन किया कि कौन सी किताबें आप अगर खरीदना चाहते हैं तो कौन सी किताबें खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम डिस्कशन सिलेबस के अंदर की चीजों पर करेंगे कि इतिहास का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर के विषय वस्तु से हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज के हम इस सेशन को यहीं अंत करते हैं, अगले सेशन में मुलाकात करते हैं तो हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, सिलेबस के मुख्य भाग पर डिस्कशन करेंगे, अर्थात विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। आज तो हमने केवल पाठ्यक्रम और उससे संबद्ध किताबों पर डिस्कशन किया। आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप सब अनुभवी हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। अगर जो TGT देता है तो 70% तो मास्टर स्वयं होता है, 30% इसलिए मास्टर नहीं होता, उसके पास वैधानिकता नहीं होती। वैधानिकता की गारंटी आप स्वयं है, किसी शिक्षक के नहीं होता, आप स्वयं हैं। वैधानिकता आपको निश्चित तौर से मिलेगी आप पे मेहनत पर। मैंने कई बार आपसे बताया है कि लाक ने श्रम का सिद्धांत दिया था। श्रम का सिद्धांत होता क्या है कि कोई भी वस्तु जो होती है सार्वजनिक होती है, व्यक्ति उसमें अपना श्रम जोड़कर उसे अपना निजी बना लेता है, और जब उसकी निजी बन जाती है तो उसे छीनना किसी के सामान्य बस की बात नहीं होती। जैसे आप बस पे जा रहे हैं, सीट खाली है तो उस पर उठा के अपनी रुमाल रख देते हैं। अब उस पर अपना रुमाल रखने का मतलब अपना श्रम जोड़ दिया। अब उस सीट पर कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि उस पर आपका अधिकार हो गया। तो ऐसे श्रम का सिद्धांत है। ऐसे ही जो सरकारी नौकरी होती है, जो TGT की नौकरी होती है, यह भी क्या होती है, यह भी एक तरह का सार्वजनिक है। जो सीटें निकलती हैं, 400-600 सीटें निकलती हैं तो सार्वजनिक होती हैं। उसमें जो व्यक्ति अपनी मेहनत जोड़ देता है उसकी निजी हो जाती है, और निजी संपत्ति पर अधिकार क्या हो जाता है, जब आपका हो जाएगा तो सरकार के बस की बात भी नहीं है कि वो आपसे छीन पाएगा। इसीलिए सब मेहनत जरूर करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन का हम यहीं अंत करेंगे। जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।